पिछले वीडियो लेसन के दौरान हमने CSS की मदद से इस वेब पेज के बॉडी, कंटेनर, इसके अलावा मास्टर और फोटो सेक्शन को फॉर्मेट किया था। और इस वीडियो लेसन में हम जो बकिया हिस्सा है उसको फॉर्मेट करेंगे, जो कि कंटेंट का दरमियान वाला हिस्सा है। तो मैं नोटपैड प्लस प्लस के प्रोग्राम में आता हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि index.html में हमने इस वीडियो लेसन के दौरान इस डिवीजन को फॉर्मेट करना है, जो कि कंटेंट के नाम से है। और इस कंटेंट की सब डिवीजन के अंदर हमारे पास दो मजीद सब डिवीजन अवेलेबल हैं, कंटेंट मेन और साइड बार। तो मैं बेस डॉट सी एस एस की फाइल में आता हूँ और यहाँ पे इस लाइन को कॉपी कर लूँगा। चूँकि हम एक नए सेक्शन को फॉर्मेट करने जा रहे हैं तो इस वजह से मैं स्टाइलिंग द कंटेंट सेक्शन लिखूँगा और उसके बाद कंटेंट का जो सिलेक्टर है वो मैं टाइप करता हूँ डॉट कंटेंट। इसके दरमियान में मैं पैडिंग की एक प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ। पैडिंग को मैं 10 पिक्सल्स की वैल्यू दूंगा। अगर मैं वेब ब्राउज़र में आऊँ तो आप देख रहे हैं कि ये जो कंटेंट है ये बिल्कुल कंटेनर की डिवीजन के किनारे पे है। महमूद चाय वाला, पैराग्राफ, बेनिफिट्स, ऐड दिस कोड, ये सारे का सारा जितना भी टेक्स्ट आप देख रहे हैं ये कंटेनर की डिवीजन के बिल्कुल किनारे पे है, एज पे है। तो पैडिंग की वैल्यू इस वजह से मैं देना चाहता हूँ चूँकि हम यहाँ पे कोई वाइट स्पेस नहीं देख रहे, तो इस वजह से मैं यहाँ पे वाइट स्पेस क्रिएट करना चाहता हूँ ताकि हम इस वेब पेज को विजुअली अपीलिंग देख सकें। तो मैं यहाँ पे 10 पिक्सल्स की वैल्यू देने के बाद वेब पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि अब जो टेक्स्ट है वो कदरे बेहतर तरीके से हमारे सामने अपीयर हो रहा है। तो यहाँ पे हमने कंटेंट का ये जो सारी डिवीजन है इसको हमने एक पैडिंग की वैल्यू दे दी है। मैं index.html की फाइल में वापस आता हूँ और यहाँ पे कंटेंट के बाद जो पहली सब डिवीजन है जिसको हम फॉर्मेट करेंगे वो कंटेंट मेन की है। तो बेस डॉट सी एस एस की फाइल में मैं इसका सेलेक्टर लिखूंगा। चूंकि ये क्लास है इस वजह से मैंने डॉट यूज़ किया, डॉट और उसके बाद कंटेंट अंडरस्कोर मेन। सी एस एस की जो पहली प्रॉपर्टी मैं यूज़ करूँगा कंटेंट मेन की सब डिवीजन के लिए वो विड्थ की है। और यहाँ पे मैं 500 px की वैल्यू लिखता हूँ, 500 पिक्सल्स की वैल्यू एलोकेट करता हूँ इस कंटेंट मेन की सब डिवीजन को। तो हम ये चाहते हैं कि कंटेंट मेन की जो सब डिवीजन है इसकी जो विड्थ है वो 500 पिक्सल्स हो। तो वेब ब्राउज़र में आके जैसे ही मैंने वेब पेज को रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं कि कंटेंट मेन में जितना भी कंटेंट था या जो टेक्स्ट था वो अब हमारे सामने 500 पिक्सल्स की इस विड्थ में पेश हो रहा है। तो उस वजह से अब इस वेब पेज में राइट साइड पर हमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस जो है वाइट स्पेस नज़र आ रही है। तो हम चाहते हैं कि ये जो वाइट स्पेस हमने राइट साइड पे क्रिएट की है इसको भी यूज़ करें। तो उसके लिए वापस मैं बेस डॉट सी एस एस की इस फाइल में आता हूँ और यहाँ पे जो अगली प्रॉपर्टी मैं यूज़ करूँगा कंटेंट मेन की सब डिवीजन के लिए वो फ्लोट की है और इसको मैं लेफ़्ट फ्लोट कर देता हूँ। इसकी वैल्यू मैं लेफ़्ट साइड कर देता हूँ। अब अगर मैं वेब ब्राउज़र में रिफ्रेश करूँ तो आप देख रहे हैं कि जो वाइट स्पेस थी वो अब यूज़ हो रही है, कंज़्यूम हो रही है। चूँकि हमने कंटेंट मेन की सब डिवीज़न को लेफ़्ट साइड पे फ्लोट करवा दिया तो जो इसके नीचे जितनी भी डिवीज़न थी वो अब राइट साइड पर जो हिस्सा हमें मिल गया है या जो एरिया हमने स्पेस क्रिएट की थी उस हिस्से में हमें फिट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था पिछले वीडियो लेसन में कि फ्लोट की मदद से हम कॉलम्स वगैरह क्रिएट करते हैं। अगर हम फ्लोट लेफ़्ट, राइट और नन तीन वैल्यूज़ में से कोई वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे अगर हम फ्लोट कर दें, अगर राइट साइड पर कोई स्पेस उसको मिलती है किसी दूसरी डिवीज़न को या जो उसके नीचे आने वाला टेक्स्ट है उसको, तो वो कोशिश करेगा कि वो राइट साइड पर आपके सामने रैप हो जाए। तो इस तरह हमने यहाँ पे 2 कॉलम्स क्रिएट कर दिए हैं सीएसएस की मदद से। कंटेंट मेन का जो कॉलम है उसको हमने 500 पिक्सेल्स की विड्थ एलोकेट की है। इसके अलावा उसको मैंने फ्लोट लेफ्ट किया। तो वो अब हमारे सामने इस वेब पेज में बाईं तरफ अपीयर हो रहा है और जो दूसरा कॉलम है वो आप देख सकते हैं कि जो दूसरी सब डिवीज़न थी साइड बार की वो अब हमारे सामने इस वेब पेज के राइट साइड पे अपीयर हो रही है। हम इसको मज़ीद जो है वो ठीक करते हैं इन दोनों कॉलम्स को ताकि ये बेहतर तरीके से हमारे सामने डिस्प्ले हों। मैं वापस बेस डॉट सी एस एस की फ़ाइल में आता हूँ और यहाँ पे जो अगली प्रॉपर्टी मैं यूज़ करूँगा वो मार्जिन की है। बल्कि मार्जिन राइट की प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा और 10 पिक्सेल्स का मार्जिन एलोकेट कर देता हूँ। और राइट साइड पर मैंने इस वजह से 10 पिक्सेल्स का मार्जिन दिया क्योंकि आप देख रहे हैं कि कंटेंट मेन का ये जो पैराग्राफ है ये बिल्कुल तस्वीर के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी जो सब डिवीज़न है उसके साथ मिला हुआ नज़र आ रहा है। तो हम इस तरह की जो लुक है वो नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि इन दोनों डिवीज़न्स के अंदर, इन दोनों सब डिवीज़न्स के अंदर जो थोड़ा-सा गैप महसूस हो ताकि विजुअली अपीलिंग लगे। तो इस वजह से मैंने 10 पिक्सेल्स का मार्जिन दिया राइट साइड पर। और उसके बाद अगर मैं वेब ब्राउज़र में आके वेब पेज को जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो अब आप देख रहे हैं कि जो टेक्स्ट है वो कदरे बेहतर तरीके से हमारे सामने अपीयर हो रहा है। तो इस वजह से मैंने इस कंटेंट मेन की जो सब डिवीज़न है इसके राइट साइड पर 10 पिक्सेल्स का मार्जिन दिया था।
अब मार्जिन देने के बाद जो अगली प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे CSS की इस कंटेंट मेन की सब डिवीज़न के लिए वो बैकग्राउंड डैश कलर की है और इसकी वैल्यू के लिए मैं एक हेक्सा कलर कोड यूज़ कर लेता हूँ। अब अगर मैं वेब ब्राउज़र में आके वेब पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कंटेंट मेन की सब डिवीज़न के बैकग्राउंड के तौर पे एक मामूली सा हल्का सा कलर हमने यूज़ किया है। शायद आप नोटिस कर पाए हों या ना कर पाए हों, लेकिन हमने यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर एलोकेट कर दिया है। और यहाँ पे मैं एक और ज़रूरी बात जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये कि जब आप अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करने जा रहे हो तो कोशिश करें कि जो कलर स्कीम है उसको बिल्कुल लाइट किस्म की, अगर आप ज़्यादा तेज़ कलर स्कीम यूज़ करेंगे या ऐसे डिस्ट्रैक्टिंग कलर यूज़ करेंगे जो कि लोगों की आंखों के लिए काफ़ी तकलीफ़देह बन सकते हैं, तो वो आपकी वेबसाइट को विज़िट नहीं करेंगे। हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हों कि आपने रंग-बिरंगे नीले-पीले जो है वो बैकग्राउंड कलर एलोकेट कर दिए हैं, दे दिए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़र्स हैं वो इस तरह के कलर्स को पसंद नहीं करते। बिल्कुल मामूली से हल्के-फुल्के रंग जो हैं वो लोग अनकॉन्शियसली तो उसको देख सकें, लेकिन उनको ज़बरदस्ती ना उनको नोट करना पड़े कि यहाँ पे कोई कलर जो है वो यूज़ किया गया। तो आपकी वेबसाइट के लाइव के लिए जो कलर स्कीम है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप वेबसाइट बनाने जा रहे हो, डिज़ाइन करने जा रहे हो, CSS की मदद से कलर एलोकेट कर रहे हो, तो जो आपकी कलर स्कीम है वो खूबसूरत होनी चाहिए, विजुअली अपीलिंग होनी चाहिए। ये ना हो कि यूज़र जब तक आपकी साइट पे मौजूद है तो वो सर को पकड़ के बैठा रहे और जैसे वो आपकी वेबसाइट को क्लोज़ करे तो जो है ना उसका सर का दर्द ख़त्म हो जाए और इस वजह से वो आपकी वेबसाइट को दोबारा कभी विज़िट ना कर सके। तो यहाँ पर मैंने मामूली सा एक कलर दिया है सिर्फ़ बताने के लिए कि हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर एलोकेट किया है। और इसके बाद अब मैं वापस base.css की फ़ाइल में आता हूँ और यहाँ पे जो अगली प्रॉपर्टी मैं यूज़ करूँगा वो बॉर्डर डैश रेडियस की है और इसको मैं 10 पिक्सेल्स की वैल्यू दे देता हूँ। अब अगर मैं वेब ब्राउज़र में आके वेब पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप अभी भी शायद मेरे ख़्याल से नोटिस ना कर पाएँ, लेकिन जो हमने बैकग्राउंड कलर दिया था उसके जो कोने हैं वो पहले बिल्कुल नोकदार शेप थी, अब जो है वो नोक नहीं बल्कि एक कर्व की शक्ल में हमारे सामने अपीयर हो रहे हैं। तो बल्कि इस ऐसा करते हैं कि हम base.css में इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको रेड कर देते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से इसको देख सकें बॉर्डर रेडियस को। और अगर मैं वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करूँ वेब पेज को तो अब आप देख रहे हैं कि जो कोने हैं बॉक्स शेप में आप कोने देखते हैं, वो कोने नहीं है बल्कि ये रेडियस है या एक कर्व की शक्ल में हमारे सामने अपीयर हो रहे हैं। तो इस तरह जब आप CSS की मदद से अपने बॉर्डर्स को, अपनी जो शेप्स हैं उनको कोई बॉर्डर रेडियस देना चाहें, उनके कोनों को गोल करना चाहें, गोलाई देना चाहें, तो उसके लिए आप बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और बात मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि बॉर्डर रेडियस की जो प्रॉपर्टी है ये CSS3 की प्रॉपर्टी है। अभी तक हमने जो भी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी वो CSS3 की प्रॉपर्टीज़ नहीं थी। और CSS3 जो है ये लेटेस्ट वर्ज़न है CSS का जो नया वर्ज़न आया है। बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी इसमें इंक्लूड हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ नई प्रॉपर्टीज़ इन्होंने शामिल की हैं। और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन पे मैंने ये पहली प्रॉपर्टी हमने इस ट्रेनिंग कोर्स के दौरान डिस्कस की है। ज़्यादातर जो प्रॉपर्टीज़ थी वो पुरानी CSS के वर्ज़न की हमने डिस्कस की थी, वो बेसिक थी। और ये ट्रेनिंग कोर्स भी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि क्रिएटिंग अ वेबसाइट बिल्कुल बेसिक कोर्स है HTML का और इसके अलावा CSS का बेसिक ट्रेनिंग कोर्स था। तो इस वजह से CSS के कई कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि मैंने स्किप कर दिए, चूँकि वो एडवांस लेवल के कह सकते हैं आप कॉन्सेप्ट थे, तो इस वजह से यहाँ पे चूँकि हम बेसिक्स जो हैं उनको कवर करना चाहते हैं तो उन पे मैंने बात नहीं की। और इसी तरह CSS3 की जो कई प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे बात नहीं की, क्योंकि अगर मैं उन पे बात करना शुरू करता तो अलग से एक ट्रेनिंग कोर्स बन सकता था। बॉर्डर रेडियस पे बात करने के बाद मैं वापस बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी को चेंज कर देता हूँ। जो कलर हमने पहले यूज़ किया था वो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रेड कलर डिस्ट्रैक्टिंग जो कलर है वो हमारे सामने अपीयर हो। और यहाँ पर जो अगली प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे कंटेंट मेन की सब डिवीज़न के लिए वो पैडिंग की है। 10 पिक्सेल्स की पैडिंग दे देता हूँ। इसके अलावा टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं और इसकी वैल्यू को मैं जस्टिफाई कर देता हूँ। और उसके बाद वेब ब्राउज़र में आके अगर मैं वेब पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि आपके सामने अब जो है वो कदरे बेहतर किस्म का रिज़ल्ट अपीयर हो रहा है। हमने कंटेंट मेन की ये जो कॉलम है या ये जो सब डिवीज़न है इसके ऊपर हमने काफ़ी फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, इसको एक बैकग्राउंड कलर दिया है, इसके अलावा बॉर्डर रेडियस दे दिया है, जो इसकी टेक्स्ट अलाइन की ऑप्शन थी उसको जस्टिफाई कर दिया, पैडिंग दे दी। तो अब ये वेब पेज जो है काफ़ी खूबसूरत हमारे सामने, ये जो लेफ्ट कॉलम है या ये जो कंटेंट मेन की सब डिवीज़न है ये काफ़ी खूबसूरत हमारे सामने अपीयर हो रही है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और अब राइट साइड का जो कॉलम है उसको फॉर्मेट करते हैं। और राइट साइड का कॉलम को अगर आपने नोट किया हो
कि इसमें जो है थोड़ा-सा हमें फ़र्क नज़र आ रहा है। उसकी वजह ये है कि जो टेक्स्ट आप देख रहे हैं महमूद टी स्टॉल नियर सुपर मार्केट इस्लामाबाद, ये वो जो है ये राइट साइड का हिस्सा था और इसकी जो हेडिंग है वो आपको तो राइट साइड पर नज़र आ रही है, लेकिन जो इसका टेक्स्ट है, जो इसका पता है वो अब लेफ़्ट साइड पर है। तो सबसे पहले तो हम इसको ठीक करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं index.html में आता हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि साइड बार की क्लास हम यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस डिवीज़न को हमने एक क्लास दी है, कंटेंट की इस सब डिवीज़न को हमने एक क्लास दी है साइड बार की। तो हम base.css में इसका सिलेक्टर लिखेंगे डॉट साइड बार और फिर ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस में इसकी प्रॉपर्टीज़ टाइप करते हैं। सबसे पहले मैं फ्लोट की वैल्यू दे देता हूँ लेफ़्ट, और इसके बाद अगर मैं वेब ब्राउज़र में आके वेब पेज को रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे हमारे सामने टोटली अनएक्सपेक्टेड किस्म का रिज़ल्ट अपीयर हो रहा है। उसकी वजह ये है कि साइड बार की जो विड्थ है वो अब 500 px से बढ़ चुकी है, तो इस वजह से हमने इसको लेफ़्ट फ्लोट की वैल्यू दी तो वो इस जगह पे फिट नहीं आ रहा। यहाँ पे अगर हम विड्थ की वैल्यू को चेंज करते हैं, विड्थ यहाँ पे इसके लिए 225 पिक्सेल्स की विड्थ देते हैं और इसको मैं रिफ्रेश करूँ, तो अब आप देख रहे हैं कि जो राइट साइड पे आपके सामने अपीयर तो हो रहा है ठीक तरह से रिज़ल्ट, लेकिन अभी भी बिल्कुल ठीक अपीयर नहीं हो रहा। जो फुटर है वो बिल्कुल ऊपर चला गया है और महमूद चाय वाला ये कंटेंट मेन की जो सब डिवीज़न है या जो साइड बार की सब डिवीज़न है, ये ठीक तरीके से अपीयर नहीं हो रही, और जो आप तस्वीर देख रहे हैं या जो फुटर का इमेज देख रहे हैं वो ऊपर चला गया इनके। तो उसके लिए यहाँ पे फुटर को ठीक करने के लिए जो हम सीएसएस की एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वो क्लियर की है। और क्लियर की प्रॉपर्टी हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी डिवीज़न को या टेक्स्ट किसी भी सेलेक्टर को कोई फ्लोट दिया हो लेफ़्ट राइट, तो उसके नीचे जो आने वाले जो डिवीज़न होती है उसको हम क्लियर करवाते हैं ताकि ऊपर बिल्कुल रैप ना हो, उस इमेज के उस डिवीज़न के ऊपर ना चला जाए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम किसी डिवीज़न को फ्लोट लेफ़्ट करते हैं, तो उसके नीचे वाली जो सब डिवीज़न होती है वो कोशिश करती है कि वो उसके राइट साइड पर या उसके दाएँ तरफ जो एडजस्ट होने की कोशिश करती है। तो अगर हम इस नेचुरल जो फ्लो है इसको तोड़ना चाहें तो उसके लिए हम क्लियर की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे फ्लोट लेफ़्ट की मैंने वैल्यू लिखी तो जो फुटर का हिस्सा है वो कोशिश कर रहा है कि वो ऊपर जो है इन्हीं जगहों पे कहीं एडजस्ट होने की कोशिश करे। तो हम यहाँ पे इसको एक्सप्लिसिटली बताएँगे कि आपने अपनी जगह पे रहना है और उसके लिए हम क्लियर की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम 3 वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं क्लियर के लिए। पहली जो वैल्यू है लेफ़्ट, राइट और बोथ, और यहाँ पे मैं बोथ की वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं लेफ़्ट की वैल्यू यूज़ करता तो होता है क्या कि अगर तो कोई डिवीज़न जो है उसको फ्लोट हमने लेफ़्ट किया हुआ है तो वो उसके बिल्कुल नीचे लेफ़्ट साइड पे जो फ्लोट हुई हुई डिवीज़न थी उसके नीचे बिल्कुल अपीयर होता, और अगर मैं राइट यूज़ करता तो फुटर की ये जो डिवीज़न है ये राइट साइड पे फ्लोटेड जो डिवीज़न है उसके बिल्कुल नीचे अपीयर होती। तो मैं ये नहीं चाहता कि इन दोनों में से अगर वो ऊपर हमने इस वेब पेज में कहीं लेफ़्ट भी फ्लोट यूज़ किया या राइट फ्लोट यूज़ किया, उन दोनों के बिल्कुल नीचे अपीयर हो। तो इस वजह से इन दोनों को क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे मैं क्लियर बोथ की वैल्यू यूज़ करता हूँ, और उसके बाद मैं वेब पेज को रिफ्रेश करूँ तो अब आप देख रहे हैं कि अब जो रिज़ल्ट है वो हमारा बिल्कुल ठीक अपीयर हो रहा है। और इसके अलावा जो ऑर्डर नाउ का जो टेक्स्ट था, महमूद टी स्टॉल का जो पता था, वो अब बिल्कुल दाएँ तरफ हमारे सामने अपीयर हो रहा है। तो हमने जो बेसिक इसका फॉर्मेटिंग है वो कर दी है। अब हम वापस साइड बार की इस सेलेक्टर में आते हैं और यहाँ पे इसको मज़ीद फॉर्मेट करते हैं। यहाँ पे विड्थ के बाद जो अगली प्रॉपर्टी मैं यूज़ करूँगा वो पैडिंग की है, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि 10 पिक्सेल्स की पैडिंग दे दूँ इस साइड बार की सब डिवीज़न को, और बॉर्डर इसी तरह बॉर्डर लेफ़्ट की जो वैल्यू है वो मैं टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं 1 पिक्सेल्स का बॉर्डर दे देता हूँ, डॉटेड स्टाइल है और ब्लैक कलर में। और अगर मैं वेब ब्राउज़र में आके वेब पेज को रिफ्रेश करूँ तो अब आप देख रहे हैं कि एक तरह से कॉलम जो है वो सेपरेशन भी हमें नज़र आ रही है कि लेफ़्ट साइड पर हमने एक बॉर्डर दे दिया है, तो उस वजह से यहाँ पे एक सेपरेटर टाइप का इफ़ेक्ट हम दे रहे हैं कि यहाँ पे ये कॉलम जो है ये ख़त्म हो रहा है और दूसरा कॉलम स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि हम इसमें मज़ीद क्या फ़ॉर्मेटिंग कर सकते हैं या मज़ीद क्या चेंजेस ला सकते हैं राइट साइड या साइड बार की इस सब डिवीज़न पे। तो यहाँ अगला जो सिलेक्टर मैं यूज़ करता हूँ उसके लिए मैं index.html के पेज में आता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साइड बार की सब डिवीज़न में हमने मज़ीद सब डिवीज़न्स यूज़ किए हैं, जिसमें उनको हमने डिफरेंट क्लासेस में जो है वैल्यू दी है। ऐड दिस की सब डिवीज़न है हमारे पास, ऐड दिस की क्लास है, महमूद, फेसबुक, ऑर्डर और इस तरह करके डिफरेंट जो सब डिवीज़न्स हैं।
तो यहाँ पे हम सबसे पहले फॉर्मेट कर लेते हैं महमूद की जो सब डिवीज़न है, ये महमूद की जो क्लास है उसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं। तो मैं डॉट महमूद लिखूँगा, इसका मैंने सेलेक्टर लिखा और यहाँ पर जो मैं पहली प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा वो बैकग्राउंड डैश कलर की है और इसके लिए भी मैं एक हल्का-सा कलर रखता हूँ F4 F4 F4। अगली प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, प्रॉपर्टी क्लोज़ करने के बाद पैडिंग 10 पिक्सेल्स की पैडिंग दे देता हूँ और इसी तरह बॉर्डर रेडियस की जो प्रॉपर्टी है वो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ 10 पिक्सेल्स का। यहाँ पे मैंने बॉर्डर रेडियस दे दिया और इसके अलावा अगली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जो इस महमूद की जो सेलेक्टर है उसके लिए टेक्स्ट डैश अलाइन की। इसको यहाँ पे मैं जस्टिफाई कर देता हूँ, जस्टिफाई इसकी वैल्यू दे दी और उसके बाद ये तमाम प्रॉपर्टीज़ लिखने के बाद मैं वापस वेब ब्राउज़र में आता हूँ और यहाँ पे इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा। तो अब आप देख रहे हैं कि राइट साइड पे जो साइड बार है इसके अंदर हमने महमूद की जो क्लास थी उसको भी हमने इंडिविजुअली फॉर्मेट कर लिया। तो अब मज़ीद इसमें हम और कोई फॉर्मेटिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं वापस बेस डॉट CSS में आता हूँ और यहाँ पे जो अगला सिलेक्टर हम लिखेंगे यहाँ पे बल्कि आप देख रहे हैं कि ये हु एम आई का जो आप टेक्स्ट देख रहे हैं या ये जो हेडिंग देख रहे हैं ये थोड़ा-सा जो है इनके ऊपर जो हमने गैप क्रिएट किया हुआ है उसको हम ख़त्म करना चाहेंगे। तो हम यहाँ पे इसको इंडिविजुअली सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट महमूद और यहाँ पे मैंने H3 की हेडिंग यूज़ कर रहा हूँ इन तमाम जो साइड बार की जो सब डिविजन्स हैं इनके लिए। जो हेडिंग है उसको उसका जो लेवल है वो मैंने H3 रखा है, आपको मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ index.html में और इसको यहाँ पे अब मैंने सेलेक्ट करवाया है CSS की मदद से। और यहाँ पे जो पहली प्रॉपर्टी मैं यूज़ करूँगा मार्जिन मैंने 0 पिक्सेल्स का मार्जिन दिया और इसके बाद अगर मैं वेब पेज में आके रिफ़्रेश करूँ, तो अब आप देखेंगे कि जो हमारे पास ऊपर गैप नज़र आ रहा था या नीचे जो मार्जिन नज़र आ रहा था वो बेहतर तरीके से फॉर्मेट होता हुआ नज़र आ रहा है। महमूद की इस क्लास में हमें ये जो नीचे टेक्स्ट अपीयर हो रहा है हम इसमें थोड़ी-सी फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, तो मैं वापस base.css की इस फाइल में आता हूँ और अगर मैं महमूद की क्लास पे कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करूँ तो देखते हैं कि उसका क्या रिज़ल्ट अपीयर होगा। तो यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट फैमिली की एक प्रॉपर्टी यूज़ की है और इसको मैं जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो कोरियर न्यू और एरियल लिखता हूँ और उसके बाद वेब ब्राउज़र में आके वेब पेज को रिफ़्रेश करूँ, तो आप देख रहे हैं कि फ़ॉर्मेटिंग तो अप्लाई हो रही है, टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट है वो तो चेंज हो गया लेकिन ऊपर जो हेडिंग है वो भी तब्दील हो चुकी है। और इसी तरह मैं वापस अगर base.css में आके इसका जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा-सा छोटा करना चाहूँ तो उसके लिए मैं फ़ॉन्ट डैश साइज़ यूज़ करता हूँ और नॉर्मल से हम कम वैल्यू यूज़ करेंगे 0.8 एम और वेब ब्राउज़र को अगर रिफ़्रेश करूँ तो आप देख रहे हैं कि जो टेक्स्ट है वो भी छोटा हो गया लेकिन ऊपर जो हेडिंग है वो भी कदरे छोटी हो चुकी है, उसी टेक्स्ट की मुनासबत से उतना ही साइज़ है उसका। तो हम इन दोनों में फ़र्क रखना चाहते हैं तो उस वजह से मुझे इसका जो सेलेक्टर है वो अलहदा से लिखना पड़ेगा। इन प्रॉपर्टीज़ को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और पी का जो सेलेक्टर है उसको मैं इंडिविजुअली यहाँ पे सेलेक्ट करवाऊँगा तो उसके लिए मैं डॉट महमूद लिखता हूँ और उसके बाद पी और फिर इसमें जो कर्ली ब्रेसेस हैं इनके दरमियान में जो प्रॉपर्टीज़ हमने यूज़ की थी उनको मैं पेस्ट कर देता हूँ और अगर मैं वेब ब्राउज़र में आके वेब पेज को रिफ्रेश करूँ तो अब आप देखेंगे कि ऊपर हेडिंग जो है वो तब्दील हो चुकी है, जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल था वो हमारे सामने अपीयर हो रहा है लेकिन जो पैराग्राफ का टेक्स्ट था या जो पी का टैग था वो इंडिविजुअली उसी तरीके से फॉर्मेट हो रहा है जैसे हम उसको देखना चाहते थे। और मैं वापस अब index.html की फाइल में आता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पी के हम इस टैग में स्पैन का टैग भी यूज़ कर रहे हैं, तो हम इस स्पैन के टैग को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं दोबारा इसका सेलेक्टर लिखता हूँ base.css की फाइल में महमूद पी और फिर स्पेस दे के स्पैन और यहाँ पे हम सिंपल ऐसा कर लेते हैं कि फ़िलहाल तो इसका जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो चेंज कर लेते हैं और फ़ॉन्ट फैमिली के लिए हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, बल्कि हम इस पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे अगर पेस्ट कर दें और फ़ॉन्ट साइज़ हमने इतना ही रखा एरियल और इसके अलावा यहाँ पे तीसरी वैल्यू अगर देना चाहें तो हम इस स्पैन के टैग के लिए 3 वैल्यूज़ दे सकते हैं ताकि यूज़र अगर उसके कंप्यूटर पे कोरियर न्यू इंस्टॉल ना हो तो वो एरियल फ़ॉन्ट उनके सामने डिस्प्ले हो, अगर वो भी नहीं है तो टाइम्स न्यू रोमन, जबकि ऊपर वाला जो फ़ॉन्ट है उसमें हमने सिर्फ 2 चॉइसेस दी हैं और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हम बड़ा कर देते हैं और 1.2 एम कर देता हूँ और तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं कलर की। कलर को हम रेड कलर कर देते हैं और इसी तरह अगर कोई और प्रॉपर्टी आप यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं फ़ॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेता हूँ, इसको मैं बोल्ड करवा देता हूँ। आप अगर मैं वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करूँ
तो आप देखेंगे कि जिस हिस्से पे हमने स्पैन का टैग अप्लाई किया है वो हमारे सामने एक डिफरेंट फॉर्मेटिंग में हमारे सामने अपीयर हो रहा है। साइड बार की सब डिवीज़न में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमने मज़ीद सब डिवीज़न्स वगैरह यूज़ की थी। और यहाँ पर अगर आप नीचे गौर करें तो ऑर्डर योर चाय नाउ, अगरचे यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है लेकिन फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही जाने देते हैं। ऑर्डर योर चाय नाउ की जो सब डिवीज़न है हम इसको फॉर्मेट करेंगे, इस पे सेम एग्ज़ैक्टली वही फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे जो हमने महमूद की क्लास पे अप्लाई की थी। तो उसके लिए मैं index.html के पेज में आता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑर्डर के नाम से हमने एक क्लास क्रिएट की हुई है और यहाँ पे हम सेम एग्ज़ैक्टली वही फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं जो हमने महमूद की क्लास के लिए अप्लाई की थी। तो इसलिए सिंपल यहाँ पे महमूद के सिलेक्टर के बाद मैं कॉमा दे देता हूँ और यहाँ पे ऑर्डर की क्लास लिखूँगा और इसी तरह नीचे जो पी का सिलेक्टर था उस पे भी सेम एग्ज़ैक्टली वही फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं पी के टैग के लिए, तो मैंने डॉट ऑर्डर और स्पेस पी दिया कॉमे के बाद। इसी तरह H3 की हेडिंग पे भी हम स्पेस एग्जैक्टली वही फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने H3 के लिए भी वही सेलेक्टर रख दिया। अब अगर मैं वेब ब्राउज़र में आऊँ और इसको रिफ़्रेश करूँ वेब पेज को, तो आप देखेंगे कि ऑर्डर योर चाय नाउ की जो सब डिवीज़न है या ये जो क्लास थी ये अब हमारे सामने एग्जैक्टली उसी तरह फॉर्मेट हो रही है जैसे कि आप महमूद की क्लास को फॉर्मेट होता हुआ देख रहे थे। तो यहाँ पे हमने इस हिस्से को फॉर्मेट कर दिया। साइड बार में हम मज़ीद चेंजेस ये कर सकते हैं कि ऊपर आप देख रहे हैं कि ऐड दिस कोड हेयर, तो हम यहाँ पे ये कोड वगैरह इंसर्ट करवाते हैं और उसके लिए मैं ऐड दिस डॉट कॉम की इस वेबसाइट पर आता हूँ। मैं यहाँ पे रजिस्टर हुआ हूँ ऑलरेडी, इस वेबसाइट का मेंबर हूँ और यहाँ से मैंने जो गेट कोड का ऑप्शन है उस पर मैंने क्लिक किया हुआ था। यहाँ पे अब मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इनको मैं यहाँ पे यूज़ करवा सकता हूँ। तो यहाँ से मैं एक स्टाइल चूज़ कर लेता हूँ। ये स्टाइल मैंने सेलेक्ट किया तो उसके बाद यहाँ पे इमीडिएटली इसका जो कोड है वो अपडेट होगा। इसको मैं ग्रैब इट करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको आप कॉपी कर सकते हैं, सिंपल कॉपी करें इसको और उसके बाद index.html में जो आपका सिलेक्टर है, जो आपकी क्लास है वहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद इसकी थोड़ी-सी फॉर्मेटिंग हम कर लेते हैं, इसको इंडेंट कर लेते हैं प्रॉपर्ली ताकि ये सही तरीके से हमारे सामने पेज में डिस्प्ले हो जब हम इसका कोड देखें। तो ऐड दिस के कोड को इंडेंट करने के बाद अगर मैं वेब ब्राउज़र में आके वेब पेज को रिफ्रेश करूँ, अब आप देख रहे हैं कि हमारे सामने यहाँ पे हम सोच रहे थे कि बटन्स वगैरह डिस्प्ले होंगे या जो ऐड जिसका कोड था वो यहाँ पे अपीयर होना था, लेकिन यहाँ पे हमारे सामने कुछ भी अपीयर नहीं हो रहा, बल्कि जो हमने टेक्स्ट थोड़ी देर पहले तक देख रहे थे कि ऐड दिस कोड हियर वो भी यहाँ से गायब हो चुका है। वो टेक्स्ट तो चूंकि H3 की हेडिंग थी वो तो हमने मैन्युअली डिलीट कर दी, लेकिन उसके बाद उस जगह पे जो हमने कोड पेस्ट किया था ऐड दिस का, उसका रिजल्ट हम यहाँ पे सोच रहे थे कि इस वेब पेज में डिस्प्ले होगा। तो शायद कोई प्रॉब्लम आ गई हो ऐड ऐड दिस की जो वेबसाइट है उनकी तरफ से। हम ऐसा कर लेते हैं कि फेसबुक का जो लाइक बॉक्स है उसका कोड यहाँ पे हम इस index.html के पेज में पेस्ट करते हैं और देखते हैं कि उसका क्या रिजल्ट हमारे सामने आएगा। तो उसके लिए पहले तो मैं ऐड दिस की ये जो वेबसाइट है इसको क्लोज़ कर देता हूँ और google.com की जो वेबसाइट है यहाँ पे मैं फेसबुक लाइक बॉक्स यहाँ पे टाइप करता हूँ और यहाँ पे जो सर्च रिज़ल्ट में जो पहली मेरे पास ऑप्शन आ रही है, पहला जो लिंक आ रहा है इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं ताकि हम फेसबुक के लाइक बॉक्स का कोड ले सकें यहाँ से। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फेसबुक पेज यूआरएल जिस फेसबुक पेज का आप यूआरएल देना चाहते हैं, जिसको लाइक करवाना चाहते हैं, जिसका लाइक बॉक्स बनवाना चाहते हैं, उसका आपने पाथ देना है। तो यहाँ पे सिंपल मैं facebook.com/spinzer टाइप कर देता हूँ। विड्थ और हाइट आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं। मैं हाइट के लिए 300 पिक्सेल्स की वैल्यू दे देता हूँ। शो स्ट्रीम और शो हेडर की जो वैल्यू है इनको अनचेक कर देता हूँ और उसके बाद गेट कोड पे क्लिक करूँगा तो फेसबुक हमारे सामने एक पॉपअप की मदद से ये कोड हमारे सामने डिस्प्ले करवाएगा। इसको हम वेबसाइट में अपनी वेब पेज में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि फेसबुक आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो लाइक बॉक्स आप अपने वेब पेजेस में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उसको कैसे आपने यूज़ करना है। और पहला जो बॉक्स है, पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपने ऊपर वाला जो कोड है इसको कोशिश करें कि बॉडी के टैग के फ़ौरन बाद आप इसको स्टार्ट करें। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं index.html के पेज में आता हूँ। बॉडी का जो टैग हमने स्टार्ट किया या बॉडी का जो टैग लिखा हुआ उसके फ़ौरन बाद यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। बल्कि ऐसा कर लेते हैं कि हम यहाँ पे कमेंट्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं ताकि हम बेहतर तरीके से देख सकें कि ये जो कोड हम लिखने जा रहे हैं इसका क्या मकसद है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंसर्टिंग द कोड फॉर फेसबुक लाइक बॉक्स और इसी तरह इसके दरमियान में मैं इसको पेस्ट करूँगा। सबसे पहले मैं इसकी एंडिंग लिख देता हूँ इस कोड की, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसके जो एंडिंग है वो हम इस तरह लिख देते हैं कि
कोड फॉर फेसबुक लाइक बॉक्स एंड शेयर, और इसके दरमियान में हमने जो कोड कॉपी किया फेसबुक की वेबसाइट से वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अब अगर कोई नया यूज़र या कोई नया वेब डेवलपर आएगा तो उसको भी पता लग जाएगा कि ये वेब पेज, ये जो कोड लिखना है इसका क्या मकसद है। यहाँ आप खुद अगर 6 महीने बाद अपनी वेबसाइट को विज़िट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो कोड आपने लिखा था इसका क्या मकसद था। तो हमने ये कोड लिख दिया, उसके बाद दूसरा जो आप स्टेप देख रहे हैं वो ये है कि जो नीचे वाला कोड उस जगह पे आपने पेस्ट करना है जहाँ पे आप लाइक बॉक्स को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं अपने वेब पेज में। तो इस हिस्से को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको बल्कि कट कर लेते हैं, और नीचे साइड बार में जो हमारी साइड बार की जो सब डिवीज़न है इसमें एक क्लास है फेसबुक की, तो इस H3 की हेडिंग को हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं। और उसके बाद मैं वेब ब्राउज़र में आके वेब पेज को अगर रिफ़्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि अब हमारे सामने फेसबुक का जो लाइक बॉक्स था वो भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, और इसके अलावा ऐड दिस का कोड तो पहले ही डिस्प्ले नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर अगर मैं ऊपर टॉप पर लिखता हूँ लोकल होस्ट और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश महमूद, इसको हम एक दफ़ा मेरे ख्याल से रिफ़्रेश कर लेते हैं। आई थिंक इसकी जो अभी भी सही डिस्प्ले नहीं हो रहा, आई थिंक इस वेब ब्राउज़र की जो कैश है उसमें इसने इस वेब पेज को सेव कर लिया। तो हम इसकी हिस्ट्री को क्लियर करते हैं एक दफ़ा वेब ब्राउज़र की, और उसके बाद मैं वापस आता हूँ महमूद चाय के इस वेब पेज में या index.html के इस वेब पेज में और इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि आपके सामने ऐड दिस के जो बटन हैं, जो ऐड दिस का कोड आप देखते हैं शेयरिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो आपके सामने ऊपर डिस्प्ले होते हुए नज़र आ रहे हैं, और इसके अलावा नीचे आपको फेसबुक का लाइक बॉक्स भी नज़र आएगा। तो बेसिकली अब हो क्या रहा है, यहाँ पे ऊपर मैंने वेब ब्राउज़र में लोकल होस्ट और महमूद लिखा, तो ये क्यों सडनली जो है वो ऐड दिस का कोड और फेसबुक के जो लाइक बॉक्स है ये हमारे सामने डिस्प्ले होना शुरू हो गया, जबकि पहले जो कंप्लीट पाथ हम दे रहे थे जहाँ पे हमारी फ़ाइल मौजूद थी, वो जो पाथ था वहाँ से जब index.html की फ़ाइल को हमने ओपन किया हुआ था तो कोई अपीयरेंस क्यों नहीं हो रही थी कोड की, या जो फेसबुक का लाइक बॉक्स है ये क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा था। तो उसकी वजह ये है कि मैंने अपने कंप्यूटर के ऊपर वैम्प सर्वर के नाम से एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है जो कि लोकल वेब सर्वर है। इसको जब आप अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप अपने कंप्यूटर को एक लोकल वेब सर्वर के तौर पे, एक सैंड बॉक्स के तौर पे बिहेव करवा सकते हैं, और आप उसमें अपनी सारी वेब डेवलपमेंट और वो कोडिंग यूज़ कर सकते हैं या देख सकते हैं कि उसके सर्वर साइड पे अगर वो रन हो तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे वेब ब्राउज़र में। तो आप अगर अपने वेब ब्राउज़र में लोकल होस्ट या उसके बाद जो आप प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हैं वो लिखेंगे तो आपके सामने हो सकता है कि वो कोड अपीयर ना हो, वो पेज अपीयर ना हो, बल्कि एरर मैसेज आपके सामने अपीयर हो। अगर तो आप वैम्प सर्वर इंस्टॉल करना चाहते हैं, इसके अलावा वैम्प के अलावा ज़ैम्प भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं वैम्प सर्वर को प्रेफ़र करता हूँ, साइज़ में भी छोटा है और जो है इतना ज़्यादा हैवी भी नहीं होता, तो आप वैम्प सर्वर को यूज़ कर सकते हैं। आप vampserver.com पर जाके इसकी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और उसके बाद इस पे अपनी वेबसाइट्स को www के फ़ोल्डर में जब पेस्ट करेंगे तो वो आपके एक प्रोजेक्ट के तौर पे अपीयर होंगी आपके वैम्प सर्वर के पेज पे। और यहाँ पे इस वीडियो लेसन के दौरान या इस ट्रेनिंग कोर्स में मैं वैम्प सर्वर पे बात नहीं करूँगा, चूँकि हम एक बेसिक वेब पेज बना रहे हैं, बेसिक वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें सर्वर साइड कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, तो उस वजह से वैम्प सर्वर की भी हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप देखना चाहें तो आप vampserver.com की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन जो है डिफरेंट ट्यूटोरियल्स वगैरह चेक कर सकते हैं कि इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है या कैसे यूज़ किया जाता है। अगरचे हमने फेसबुक का ये लाइक बॉक्स इस वेब पेज में शामिल तो करवा दिया है, लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो ये लाइक बॉक्स जो है बिल्कुल ठीक तरीके से डिस्प्ले नहीं हो पा रहा हमारे सामने। उसकी वजह ये है कि फेसबुक का ये जो लाइक बॉक्स है इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा है साइड बार की निस्बत, तो इस वजह से साइड पे ये आपको एक साइड से निकला हुआ नज़र आ रहा है। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको ठीक करें। उसके लिए सबसे पहले मैं index.html में, बल्कि यहाँ पे हम चाहते हैं कि साइड बार के ऊपर हम कोई हेडिंग भी दे दें, तो यहाँ पे H3 की एक हेडिंग मैं लिखता हूँ और इसकी हेडिंग हम दे देते हैं शो अस सम लव। चूँकि हम चाहते हैं कि लोग जो है वो हमारी वेबसाइट को अगर पसंद करते हैं तो इसको शेयर करें, इस वजह से यहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट लिख दिया। और उसके बाद मैं बेस डॉट सी एस एस की इस फाइल में आता हूँ और यहाँ पे हम कोशिश करते हैं इसको ठीक करने की, जो फेसबुक का लाइक बॉक्स है उसको ठीक करते हैं। तो उसके लिए हम एक तो ये कर सकते हैं कि इसकी जो साइड बार की विड्थ है इसको हम चेंज कर दें। यहाँ पे अगर मैं 300 px लिख के इसको सेव करता हूँ और वेब पेज में आके इसको रिफ्रेश करूँ तो अब आप देख रहे हैं कि साइड बार की जो विड्थ है वो 300 पिक्सेल्स तो हो चुकी है, लेकिन ये अब लेफ़्ट साइड पे
एक तरह से अलहदा कॉलम नज़र आ रहा है, उस कंटेंट मेन के साथ जुड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा और ये नीचे चला गया कॉलम। तो एक प्रॉब्लम अब ये है कि फ़ेसबुक का जो लाइक बॉक्स है वो तो ठीक हो गया, लेकिन इसके अलावा हमने यहाँ पे इसको जो इसका फ़्लो है वो ठीक नहीं रखा, वो हमारे पास ख़राब हो गया। तो हम देखते हैं कि इसमें मज़ीद क्या चेंजेस कर सकते हैं। मैं विड्थ को वापस अगर 250 करूँ, आपको डिफरेंट वेरिएशंस वगैरह यूज़ करनी होंगी और ये जो विड्थ है ये स्क्रीन रेज़ोल्यूशन पे भी डिपेंडेंट होती है। अगर तो आप सीएसएस की मदद से पिक्सेल्स में विड्थ को स्पेसिफ़ाई किया तो फिर आपको आपकी रेज़ोल्यूशन कोई भी हो, आपकी जो विड्थ है, जो आपकी डिविजन्स की विड्थ है वो सेम उसी तरह रहेगी। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को चेंज करके अगर वेब ब्राउज़र में रिफ्रेश करूँ तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे सामने साइड बार का जो डिवीज़न है वो हमारे सामने अब बिल्कुल ठीक डिस्प्ले हो रही है। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि कंटेंट मेन की जो डिवीज़न है, इसकी विड्थ को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 450 पीएक्स लिख के इसको अगर मैं साइड बार को मैं 275 कर देता हूँ और उसके बाद वेब ब्राउज़र में आके वेब पेज को रिफ्रेश करूँ तो अब आप देख रहे हैं कि अब हमारे सामने जो है कदरे बेहतर किस्म का रिज़ल्ट अपीयर हो रहा है। अगरचे हमने कंटेंट मेन की जो डिवीज़न है उसको छोटा कर दिया और साइड बार को थोड़ा-सा बड़ा कर दिया, लेकिन फेसबुक का जो लाइक बॉक्स है वो अब बिल्कुल ठीक तरीके से हमारे सामने यहाँ पे फिट हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे अब मैं आपको सीएसएस के एक और कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दूँगा, जो कि फ्लूइड या लिक्विड वर्सेस फिक्स्ड लेआउट का है। और इस कॉन्सेप्ट का बेसिकली मकसद ये है कि इसकी मदद से आप ये स्पेसिफ़ाई कर सकते हैं कि आप अपने वेब पेजेज़ के डिज़ाइन को या फ्लूइड रखना चाहते हैं, लिक्विड रखना चाहते हैं या फिर उसको फिक्स्ड रखना चाहते हैं। और इसको बेहतर तरीके से डेमोंस्ट्रेट करने के लिए अगर मैं वेब ब्राउज़र को एक दफ़ा रिफ्रेश करूँ, इसको रीसाइज़ करूँ, तो आप देख रहे हैं कि हमारे सामने जो कंटेनर की डिवीज़न है वो तो आपको रीसाइज़ होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ऊपर वाली जो 2 डिवीज़न्स हैं कंटेंट के अंदर जो 2 डिवीज़न्स हैं, एक कंटेंट मेन की है और साइड बार की, इस पे कोई ख़ास फ़र्क आपको पड़ता महसूस नहीं हो रहा। ये बिल्कुल एग्ज़ैक्ट सेम साइज़ की हैं। तो चूँकि हमने कंटेंट मेन को भी एक विड्थ स्पेसिफ़ाई की है पिक्सेल्स में और जो साइड बार की डिवीज़न है इसको भी हमने एक विड्थ स्पेसिफ़ाई की है 225 पिक्सेल्स की। तो जब आप किसी डिवीज़न को, किसी हिस्से को पिक्सेल्स में वैल्यू दी हो विड्थ की तो उसको हम कहेंगे कि ये फिक्स्ड लेआउट है। और फिक्स्ड लेआउट से क्या होता है कि जब आप अपने वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं या स्क्रीन रेज़ोल्यूशन चेंज होती है, तो अगर तो वो आपका जो डिवीज़न है उसकी आपने वैल्यू को पिक्सेल्स में स्पेसिफ़ाई किया हो तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसको 1024 बाय 768 पे रेज़ोल्यूशन पे देख रहे हैं या 800 बाय 600 की रेज़ोल्यूशन पे देख रहे हैं, वो आपके सामने बिल्कुल एग्ज़ैक्टली उसी पिक्सेल्स की वैल्यू के साथ आपके सामने वो पेश होगी। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि कंटेनर की जो डिवीज़न है उस पे चूँकि हमने कोई वैल्यू एलोकेट नहीं की थी, तो इस वजह से वो तो आपको रीसाइज़ होती हुई बड़ी और छोटी होती हुई नज़र आ रही है। वो तो लिक्विड डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है कि वो लिक्विड उसकी डिवीज़न है, कंटेनर जो है वो लिक्विड है, लेकिन जो कंटेंट मेन है और साइड बार है उस पे कोई चेंज आपको नज़र नहीं आ रहा। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे जो इनकी वैल्यू है इसको अगर मैं परसेंटेज में स्पेसिफ़ाई कर दूँ, तो साइड बार को अगर मैं 25% की वैल्यू देता हूँ विड्थ के लिए और इसी तरह कंटेंट मेन को मैं यहाँ पे कोई वैल्यू दे देता हूँ 50% की और इसके बाद इसको मैं वेब पेज को अगर रिफ्रेश करूँ, तो अब आप देख रहे हैं कि वेब ब्राउज़र में हमें जो है वो चेंज नज़र आ रहा है कि हमारी जो रेज़ोल्यूशन है या जो कंटेनर की डिवीज़न है इसके मुताबिक 50% की जो वैल्यू है वो उसने कंटेंट मेन पे एलोकेट कर दी है और इसके अलावा साइड बार के लिए उसने 25% की वैल्यू रखी है। अब इन दोनों डिवीजन्स को परसेंटेज में वैल्यू देने के बाद, विड्थ देने के बाद अगर मैं वेब ब्राउज़र को रीसाइज़ करूँ तो अब आप देख रहे हैं कि वेब ब्राउज़र अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि जितनी भी स्पेस उसके पास अवेलेबल है उसमें से वो 50% एलोकेट करे कंटेंट मेन की डिवीज़न के लिए और 25% वो साइड बार को दे। जबकि जो फिक्स्ड लेआउट था या जो फिक्स्ड डिज़ाइन आपने देखा था थोड़ी देर पहले उसमें ऐसा नहीं था। हम वेब ब्राउज़र को अगर रीसाइज़ करते थे तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था, जो उनका साइज़ था वो उतना ही रहता था जो पिक्सेल्स में हमने वैल्यू एलोकेट की हुई थी। तो जो लिक्विड या फ्लूइड डिज़ाइन है उसमें यही फ़र्क है कि जब आप वेब ब्राउज़र को रीसाइज़ करते हैं, अगर तो आपने अपनी जो डिवीज़न्स हैं उनको परसेंटेज में वैल्यू दी हो तो वो कोशिश करते हैं कि जितनी स्पेस उसके पास मुहैया है या जो वो रेशो है उसको वो बरकरार रखते हुए आपके सामने स्क्रीन पे उतना ही कंटेंट पेश करें या उसी तरह पेश करें। और यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि मैं इसको बड़ा या छोटा करता जा रहा हूँ तो उसमें से वो कोशिश करता है कि 25% साइड बार के लिए रखे और 50% जो हमने वैल्यू दी है वो कंटेंट मेन को दे। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप
फ्लूइड डिज़ाइन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लिक्विड डिज़ाइन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और या फिर अगर आप फिक्स्ड लेआउट को प्रेफर करना चाहें तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। इन दोनों में काफ़ी बहस हो सकती है कि कौन सा डिज़ाइन बेहतर है और कौन सा डिज़ाइन जो है वो उसमें ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। दोनों डिज़ाइंस के अपने एडवांटेजेस हैं और आप इसको कैसे यूज़ करते हैं ये अब आप पे है। यहाँ पे एक और बात भी मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो लिक्विड डिज़ाइन है ये रेज़ोल्यूशन डिपेंडेंट होता है, यानी कि आपके स्क्रीन की जितनी भी रेज़ोल्यूशन है और अगर आपने परसेंटेज में वैल्यू दी है तो वो डिविजन्स जो हैं उसी स्क्रीन रेज़ोल्यूशन के हिसाब से आपके सामने पेज को डिस्प्ले करेंगी। तो अगर आपकी स्क्रीन रेज़ोल्यूशन बड़ी हो तो वो कोशिश करेगा कि उस सारे हिस्से को जो फिल करने की कोशिश करे जितनी स्पेस उसको एलोकेट की गई है। लेकिन इसके मुकाबले में जब आप फिक्स्ड डिज़ाइन कर देते हैं, अपनी डिविजन्स को वैल्यू दे देते हैं पिक्सेल्स की मदद से, पीएक्स की मदद से वैल्यू देते हैं, तो वो फिक्स्ड लेआउट हो जाता है। और अगर तो आपकी रेज़ोल्यूशन 800 बाय 600 है तब भी वो आपको डिज़ाइन या वेब पेज उसी तरह नज़र आएगा। या अगर आप कोई 2000 से प्लस रेज़ोल्यूशन पे भी देखते हैं तो आपको वो जो वेब पेज है वो उसी तरह नज़र आएगा। तो इन दोनों के एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, एडवांटेजेस भी हो सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा डिज़ाइन जो वो आप प्रेफ़र करते हैं, या फिर अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी लेंथी टॉपिक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ़ इसको टच किया है और यहाँ पे जो इनकी वैल्यूज़ हैं इनको दोबारा मैं ठीक कर देता हूँ। जो हमने फिक्स्ड लेआउट पहले थोड़ी देर पहले तक हमने इम्प्लीमेंट किया था या यूज़ किया था। तो यहाँ पे इस ट्रेनिंग कोर्स के दौरान या इस वीडियो लेसन के दौरान हम इस वेब पेज को एक फिक्स्ड लेआउट ही देना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ मैंने थोड़ी देर पहले तक यूज़ की थी, मैं वापस उन्हीं को चेंज कर देता हूँ। इस वीडियो लेसन के दौरान थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि index.html के इस वेब पेज को हम वैम्प सर्वर की मदद से अपने लोकल वेब सर्वर पर यूज़ करवा रहे हैं या उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। और अगर आप एड्रेस बार में देखें तो हमें जो है वो कंप्लीट पाथ नहीं मिल रहा फाइल का, बल्कि लोकल होस्ट /महमूद का जो पाथ है ये हमारे पास अवेलेबल है। अगर मैं इस फाइल को डायरेक्ट डबल क्लिक करके ओपन करूँ तो अब आप देख रहे हैं कि वेब ब्राउज़र में हमारे पास जो कंप्लीट पाथ है वो मौजूद है, लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास शो अस सम लव के नीचे जो ऐड दिस के बटन थे वो अपीयर नहीं हो रहे, और इसी तरह जो फेसबुक का लाइक बॉक्स है वो भी हमारे सामने डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो अगर तो आप अपने कंप्यूटर पे वैम्प सर्वर इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है कि आप वैम्प सर्वर की मदद से अगर डिफरेंट कोड को देखना चाहें, जैसे ऐड दिस का बटन है या फेसबुक का लाइक बॉक्स, उसको देखना चाहते हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। वैम्प सर्वर जैसे ही आप रन करेंगे आपके वेब पेज में जो कोड होगा वो अपीयर हो जाएगा। लेकिन अगर आप वैम्प सर्वर भी यूज़ नहीं करते तो मैंने इस ट्रेनिंग कोर्स के दौरान शुरू के वीडियो लेसन में एक वीडियो लेसन था जिसमें हमने अपना फ्री वेब सर्वर जो है वो परचेज़ किया था, या हमने वो उस पे एक अकाउंट क्रिएट किया था। तो मैं उस वेब सर्वर पे इस वेबसाइट को लोड करता हूँ, अपलोड करूँगा, और यहाँ पे इसका आप कंप्लीट पाथ भी देख रहे हैं इस वैम्प के फ़ोल्डर तक। इसको बल्कि हम ये जो सारी फाइलें हैं इनको हम ज़िप कर लेते हैं। पेजेस के इस डॉक्यूमेंट फ़ाइल के अलावा तमाम जो फाइलें हैं index.html, base.css और इमेजेस का फ़ोल्डर, इसको मैं ज़िप कर लेता हूँ। और उसके बाद फ्री वेब सर्वर के cpanel अकाउंट में हम आते हैं, बल्कि इसको एक दफ़ा हम वेब पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं और इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा वेब पेजेस मौजूद हैं इनको हम वन बाय वन करके क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ से अब अगर मैं फ़ाइल मैनेजर के इस आइकॉन पे या इस बटन पे क्लिक करूँ तो मेरे सामने ये पॉपअप आएगा। यहाँ से मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मेरे सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप फाइल मैनेजर की जो स्क्रीन है ये हमारे सामने ओपन है। तो यहाँ पे हम पहले आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंट फाइलें हमारे पास मौजूद हैं, इन सबको हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, इनको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके सेलेक्ट ऑल किया और डिलीट के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा तो ये जो फाइलें हैं ये डिलीट हो गई। यहाँ से अगर मैं अपनी वेबसाइट का जो हमने फ्री वेबसाइट क्रिएट की है उसका पाथ लिखूँ जो कि है mahmood.host-ed.me, तो आप देख रहे हैं कि हमारे सामने एक सिंपल सा वेब पेज है इंडेक्स ऑफ का, और इसको चेंज करते हैं। मैं अपलोड के बटन पे क्लिक करूंगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप फाइलों को अपलोड करवा सकते हैं। मैक्सिमम फाइल साइज, चूँकि हम फ्री वेब सर्वर यूज़ कर रहे हैं इस वजह से 5 MB से ज़्यादा की फ़ाइल हम अपलोड नहीं करवा सकते। तो मैं चूज़ फाइल के बटन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद वैम्प के उस फ़ोल्डर तक आऊँगा, www का या महमूद का फ़ोल्डर जहाँ पे हमने ज़िप फ़ाइल अभी थोड़ी देर पहले तक क्रिएट की थी। तो यहाँ से मैं ज़िप फ़ाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अपलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। और इसके बाद अपलोडिंग जैसे ही कंप्लीट होगी तो हम फाइल मैनेजर में वापस आते हैं। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। फाइल मैनेजर में आके इसको एक दफ़ा रीलोड करूँगा।
तो अब आप देख रहे हैं कि महमूद.zip की फ़ाइल जो है ये हमारे पास अपीयर हो रही है। तो हम इस फ़ाइल को एक दफ़ा सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद ये एक्सट्रैक्ट की जो ऑप्शन है ये हमारे सामने ओपन हो जाएगी या अनलॉक हो जाएगी। तो इसको हम क्लिक करते हैं, मेरे सामने ये पॉपअप आया है एक्सट्रैक्ट का। यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट फ़ाइल्स पे क्लिक कर देता हूँ मैं। तो ये तमाम की तमाम फ़ाइलें जो वो एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं और आप इसका रिज़ल्ट भी यहाँ पे देख रहे हैं। अब अगर आप चाहें तो महमूद.zip की ये जो फ़ाइल है इसको आप डिलीट कर सकते हैं। ये जो पाथ है ये ज़्यादा अगर आप चाहते तो वन बाय वन करके तमाम फ़ाइलों को अपलोड करवा सकते थे, लेकिन चूँकि जब आप वेब पेज बनाने जाते हैं तो उसमें हो सकता है कि सैकड़ों या हज़ारों फ़ाइलें मौजूद हों। तो बेहतर यही होता है कि आप उसको ज़िप कर लें और उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। नहीं तो अगर आप वन बाय वन करके एफ़टीपी करना चाहते हैं इन फ़ाइलों को तो आप एफ़टीपी भी कर सकते हैं। तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ महमूद.zip की फ़ाइल को और उसके बाद वेब ब्राउज़र में आके इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि जो वेब पेज हमने क्रिएट किया हुआ था अभी थोड़ी देर पहले तक, वो अब इस महमूद t.hosted.me की वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। यहाँ ये वेबसाइट लाइव हो चुकी है और इस पे आप अपना जो इफ़ेक्ट है वो देख सकते हैं। तो अगर आप वेब सर्वर नहीं यूज़ करना चाहते या नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो उस मकसद के हल के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने वेब पेजेस को सिंपल नोटपैड प्लस प्लस के प्रोग्राम में क्रिएट करें। स्टाइलिंग के लिए आप CSS की मदद ले सकते हैं और इसके अलावा अगर आप कोई ऐसा स्निपेट या कोई ऐसा विजिट यूज़ करना चाहते हैं जो कि सर्वर साइड कोडिंग पर डिपेंडेंट हो, तो उसके लिए आप सिंपल वहाँ से उस HTML के कोड को जावास्क्रिप्ट या PHP के कोड को कॉपी कर लें और उसके बाद उसको अपने वेब पेजेस में पेस्ट करें और उन वेब पेजेस को फिर आप फ्री वेब सर्वर में आप अपलोड कर सकते हैं। और फ्री वेब सर्वर आप कैसे इन पे रजिस्टर कर सकते हैं, एक वीडियो लेसन के दौरान इस ट्रेनिंग कोर्स में मैंने आपको बताया था, तो आप उस वीडियो लेसन को देखिए तो आपको इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा और आप अपना फ्री वेब सर्वर जो है उस पे रजिस्टर हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया है कि अगर मैं वेब सर्वर नहीं यूज़ करना चाहता तो मैं सिंपल यहाँ पे मैंने फेसबुक का लाइक बॉक्स और इसके अलावा ऐड दिस के जो बटन्स हैं वो मैंने यहाँ पे पेस्ट किए थे index.html के इस वेब पेज में और फिर इनको मैंने महमूद t.hostedme का जो हमारा वेब सर्वर है या जो ये अकाउंट है इसमें मैंने अपलोड कर दिया। तो अब आप देख रहे हैं कि लाइव वेबसाइट पे हमें वो वेब पेज उसी तरह डिस्प्ले होता हुआ नज़र आ रहा है जिस तरह हमने इसको फॉर्मेट किया है। और इसके अलावा ये जो बटन्स हैं आप देख रहे हैं, ऐड दिस का जो कोड है, यहाँ इसके अलावा फेसबुक का जो लाइक बॉक्स है ये भी हमारे सामने डिस्प्ले होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको सिंपल वेब ब्राउज़र में देखते बगैर किसी वेब सर्वर के तो ये हमारे सामने ठीक डिस्प्ले नहीं होते थे। तो यहाँ पे तो इस वीडियो लेसन के दौरान सिंपल आपको बताने के लिए मैंने ये दो जो सर्विसेज हैं यूज़ की हैं। ऐड दिस का जो कोड है वो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया या फेसबुक का लाइक बॉक्स जो है वो यूज़ किया। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हज़ारों वैसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे आपको डिफरेंट विजेट्स वगैरह मिलेंगे, वो आप कोड सिंपल अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर सकते हैं और उसकी डिफरेंट फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेसन के दौरान हमारा ये लेसन जो है अभी फ़िलहाल कंप्लीट होता है यहाँ पे। और इस वीडियो लेसन में हमने जो कंटेंट का हिस्सा है, जो दरमियान वाला हिस्सा था, इसको हमने फॉर्मेट करना सीखा। इसके अलावा इसको अपलोड भी करना सीखा कि अगर आप अपने वेब पेजेस को अपलोड करना चाहें तो उसको कैसे अपलोड कर सकते हैं। और आने वाले वीडियो लेसन में हम ये जो ऊपर आप डिफरेंट लिंक्स देख रहे हैं, हम इस तरह के जो डिफरेंट वेब पेजेस हैं, जो 4 वेब पेजेस हमारे पास अवेलेबल हैं। होम पेज तो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया। इसके अलावा टी बेनिफिट्स, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस का पेज क्रिएट करेंगे और हो सकता है कि थोड़ी बहुत CSS की मदद से जो थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग रह गई है उसको भी ठीक करें। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो लेसन में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो लेसन में मुलाकात होगी।